सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो गाइज, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ प्रकाश के प्रवर्तन। ये फिजिक्स में आपका है, ठीक है ना, लेसन नंबर 1 है, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का नहीं देखा है, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का, तो प्लीज जाकर के पहले उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है ना, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए चैनल के, उसमें मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। ये आपका है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बम्पर तैयारी का प्लेटफॉर्म है। सो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर हम। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है ना, जितने भी 2 अंकीय प्रश्न है, 2 अंकीय प्रश्न है ना, उस पर होने वाला है प्रकाश का परावर्तन से, ठीक है। चलिए पहला देखिए प्रश्न क्या करा है। जितने भी करवा रहे हैं तो पहले ही उसको क्या कीजिएगा ना, वीडियो को देखने के बाद आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि आप जब भी भुलाइएगा क्या कीजिएगा, उसमें से देख करके याद कर लीजिएगा, और आपको एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स जरूरी बनाना होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। उत्तर में देखिए क्या रखा है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकाश ये वस्तु है, ठीक है, यह क्या है, वस्तु है, और वस्तु जो है प्रकाश, मान लीजिए टॉर्च से ही प्रकाश सबका निकला, ठीक है ना, टॉर्च से ही क्या निकला, प्रकाश निकला, ठीक है। अब प्रकाश जो देखिए कोई भी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया, जैसे प्रकाश आया टकराकर लौट गया, तो लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, प्रकाश का प्रवर्तन। अगर फिर बच्चों इसका डायग्राम पारने के लिए बोलेगा तो डायग्राम आप लोग इस तरह से पार दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप लोग डायग्राम पार सकते हैं। ये आपका यहाँ पर चित्रित कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है ना, परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। अब प्रकाश आया और क्या हुआ, टकराकर वापस लौट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला देख लीजिए, सॉरी, उत्तर में देखिए क्या करा है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होगा। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होगा। यही आपका प्रमुख विशेषताएं हैं फिर बच्चों, ठीक है ना। ये 2 नंबर का है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना रखा है, ठीक है ना, शॉर्ट में, ठीक है। 2 नंबर है, लघु उत्तरीय है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करा मुख अक्ष। मुख अक्ष से आप क्या समझते हैं? मुख अक्ष से आप क्या समझते हैं? मुख अक्ष तो देखिए यहाँ पर उत्तर में दे रखा है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के माध्यम से आप समझिए इस तरह से, मान लिया जाए ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, हम एक प्रधान अक्ष खींच दिए, ठीक है। तो प्रधान अक्ष खींचे, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव, जिसको हम पी से सूचित करते हैं ध्रुव, ठीक है, पोलर। चलिए उसके बाद क्या करा है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। तो वक्रता केंद्र देखिए वहाँ पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मुख फोकस है, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मिलान। देखिए यहाँ पर आपका है दर्पण के ध्रुव, यहाँ से यहाँ जब मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, मुख अक्ष हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।
सो गाइज देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, ये सब आपका 2 नंबर यह है। ठीक है ना, 2 नंबर में पूछता है, 2 अंकीय है, इसको सबके जितना है याद कर लीजिएगा, तब आपको कहीं से ही प्रकाश के परावर्तन में से पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक दर्पण का आवर्धन, एक दर्पण का आवर्धन दे रखा है 0.4, 0.4 है। यह दर्पण किस प्रकार का होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वो देखिए यहाँ पर ये आपका नोवेरिकल की तरह हो गया है, देख ठीक है ना, कह रहा है कि एक दर्पण का जो है आवर्धन दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है और यह दर्पण किस प्रकार का होगा इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एम बराबर, यानी आपका आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, तो एम बराबर कितना दे रखा है 0.4। ठीक है, 0.4 यानी जो है 0.4 जो है एक से छोटा है ना, तो एक से छोटा है, इसीलिए देखिए क्या कह रहा है कि यह अतः दर्पण उत्तल होगा। दर्पण कौन होगा, उत्तल, क्योंकि दर्पण का आवर्धन धनात्मक मतलब प्लस VE है, धनात्मक है और वह एक से कम है, अतः प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनेगा। एक से कम रहेगा तो छोटा और सीधा बनेगा। ठीक है ना, एक से कम रहेगा तो छोटा और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए तो उसके दर्पण जान ही गए, और दर्पण जान ही गए कि कौन सा दर्पण बनेगा, तो आपका पूछ रहा था किस प्रकार का दर्पण होगा, तो किस प्रकार का दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण होगा। और आवर्धन जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 6ठा नंबर कह रहा है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तर में देख लीजिए, कह रहा जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह, जैसे ये आपका है क्या पार दिए हम, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण पार दिए। ठीक है, अब इसका प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, बाहरी, ये आपका सतह है, ये बाहरी से होगा। ठीक है ना, तो बाहरी से होगा, प्रकाश आया और लौट गया, 1 मिनट रुक जाइए, प्रकाश आया और इधर से लौट गया, तो ये बाहरी सतह से प्रकाश का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यही उत्तल दर्पण है। इसका डायग्राम इस तरह से होगा। ठीक है ना, चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या, 7वां देखिए क्या रहा है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसको बोला जाता है, तो अवतल दर्पण किसके कहते हैं, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसका डायग्राम समझ लीजिए, इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका जो डायग्राम होगा फिर बच्चों देखिए, ये मान लिया जाए आपका बाहर की ओर हम रंग दिए। ठीक है, इस तरह से आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। और जिस दर्पण का जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर से करा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, दर्पण के भीतर से। ठीक है, तो इसको हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन करवा, देखिए ये प्रकाश आया या तो इस तरह से होकर लौटेगा और नहीं तो फिर इधर से होकर लौटेगा। तो या प्रकाश आ रहा है, ये टकरा के जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश आया टकरा के जाया तो अंदर अंदर से जाएगा, देखिए अंदर अंदर से गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, चलिए ये डायग्राम है आपका। ठीक है ना, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश का एक किरण समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, इसका परावर्तन कोण कितना होगा, इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए इसका परावर्तन कोण कितना पूछ रहा है,
जैसे यहाँ पर डायग्राम देखिए, कह रहा है कि ए ओ कोण जो है कितना का बना रहा है, 40 डिग्री का, ठीक है ना। तो एक ए ओ दूसरा का कितना बनाएगा, तो आप लोग का सूत्र पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कह रहा है उत्तर में, देखिए प्रकाश की एक किरण का समतल दर्पण के साथ बना रहा है कितना डिग्री का कोण, 40 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 40 डिग्री का, ठीक है। तो 40 डिग्री का कोण बना रहा है। अभिलंब के साथ देखिए, अभिलंब के साथ बनाता है 90 डिग्री का। अभिलंब के साथ कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो कोण आई बराबर 90 में से देखिए आई का मानवा कितना है पता करना है। कोई कोई को के मान लिए है कि 40 डिग्री है, तो दूसरा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 40 डिग्री एगो दिया हुआ, तो 90 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो परावर्तन के दूसरे नियम से आई बराबर आर, ठीक है ना। तो आई के जितना मान आया आर का ही मान आएगा, तो 50 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए अगला 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बीम का तिगुना प्रतिबिंब बनाता है, तिगुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर होगा। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण कितने से दूर होगा। तो देखिए उत्तर में हम लोग सोल्व किए, तो कह रहा है आवर्धन एम बराबर कितना दे रखा है, -3। कहाँ कैसे 3 हो गया, काहे कि यहाँ पे बोल रहा है कि आवर्धित प्रतिबिंब कितना, तिगुना आवर्धित, तो तिगुना यानी कि 3 हो गया, है ना। चलिए अगला देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, यानी कि माइनस में होगा। वास्तविक रहेगा तो उल्टा यानी माइनस में होगा, ठीक है ना। अगर काल्पनिक बोलता तो हम लोग को प्लस में ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ बोला क्या चीज, वास्तविक, तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना पड़ा। कोई दिक्कत है, चलिए बीम की दूरी यू बराबर, दूरी दिया हुआ है, ये देखिए दूरी दिया हुआ है, दूरी यू बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो माइनस ही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया है ना। चलिए कोई दिक्कत है। अब प्रतिबिंब की दूरी वाई, मतलब प्रतिबिंब जो आपका बनेगा, ठीक है ना, कितना दूरी पर है उसको हम मान लिए वाई मान लिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी को वाई मान लिए। चलिए तो आपका सूत्र होता है आवर्धन बराबर, सूत्र क्या होता है, आवर्धन बराबर एम बराबर -v/u। अगर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता तो v/u होता, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता तो समझे एक आपका सूत्र होता है। तो आपका एम बराबर यानी आवर्धन बराबर कितना दिया है, आवर्धन बराबर -3, तो यहाँ पर -3 लिखा गया, बराबर -v/10 यू के मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। इसलिए तिरछा तिरछी हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तिरछा तिरछी गुणना, तो -v है, तो -v बराबर कितना हो गया, यहाँ पर -v डायरेक्ट कर दिए हैं। -v बराबर कितना होगा, 10×30, इधर से माइनस हटेगा तो बराबर के ऊपर जाएगा, क्या माइनस चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है ना। अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। अब बोलिएगा यहाँ पर ही माइनस में आया है, आप कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर, तो देखिए दूरी जो होता है ना कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। आपको दर्शाना माइनस में ही रहेगा आंसर, तो प्लस में ही दर्शाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ही हम लोग दर्शाए थे क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब था, इसीलिए हम लोग अब मान लिए यहाँ पर ही क्या कि -10, अगर काल्पनिक रहता तो खाली 10 रखते, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या करा है, एक आदमी का चेहरा 24 सेंटीमीटर लंबा है, एक आदमी का चेहरा 24 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। उस उसके पूरे चेहरे को देखने के लिए दर्पण कम से कम कितना आकार का होना चाहिए, दर्पण कम से कम कितना आकार का होना चाहिए। 24 सेंटीमीटर उसका चेहरा लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसको दर्पण देखने के लिए कितना आकार का होना चाहिए। उत्तर कह रहा है कि दर्पण का आकार वस्तु के आकार से आधा अथवा होना चाहिए, आधा
अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। दर्पण का जो आकार है वस्तु के वास्तविक आकार के आधा होना चाहिए ताकि वह पूरा दिखाई दे। अगर छोटा रहेगा, वस्तुओं से बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो दर्पण में चेहरा देखवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लंबाई लंबाई 24/2, लंबाई कितना हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। जो दर्पण का आकार होना चाहिए वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए था। आधा यानी क्या चीज 1/2, तो 24 गुना 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर ही 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई दिए हुए 20 सेंटीमीटर, तब 20 उसका भी आधा होगा, उसका भी आधा, तो 20 का आधा कितना हो गया 10, भागा दे देंगे तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जय हिंद।